हाय एवरीवन। ये सीडीपी क्वेश्चन पेपर 2022 का है। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ। फर्स्ट ऑप्शन में कि ग्रोथ रेट, सेंसरी फंक्शनिंग, फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। फर्स्ट ऑप्शन में कि फर्स्ट और थर्ड, सेकंड में कि फर्स्ट और फोर्थ, और थर्ड ऑप्शन में कि 1 2 3, और फोर में कि पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला। कि बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? उसके वृद्धि दर, संवेदी पर कार्य से, या फिर सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से, और फोर्थ में कि चौथा वाला में अंतर व्यक्तिक संबंध। तो देखिए, जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है ना, उसका सीधा संबंध कौन चीज से हो जाएगा? तो ये हमारा वृद्धि दर भी होगा, उसका संवेदी पर कार्य भी होगा, यानी सेंसरी मोटर, ग्रोथ रेट और फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, ये तीनों होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बच्चों का शारीरिक विकास से ये चीज तीनों आता है। और लेकिन ये जो चौथा वाला है ना, अंतर्व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये वाला नहीं होता है। तो ये तीनों होता है, इसलिए 1 2 3 यानी फोर्थ वाला और ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। असेसन ए चाइल्ड कैन नॉट, यानी ए चाइल्ड कैन नॉट लर्न टू होल्ड ए पेंसिल एंड राइट बिफोर शी अटेंड्स कम, क्या है? अटेंड्स सम नैरोमीटर मैचुरेशन। तो रीजन में कि लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी में कह रहा है कि यानी सेकंड वाला ऑप्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड में कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ में कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। कथन में कि हिंदी वाला में देखते हैं, एक बच्चा कुछ तांत्रिक गति परिपक्वता प्राप्त करने से पहले क्या करता है? पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है। ठीक है, लेकिन तर्क में है कि सीखना विकास पर निर्भर है। तो एक बच्चा क्या है, कुछ तांत्रिक गतिविधि यानी एट सम न्यूरोमोटर मैच्योरेशन, न्यूरोमोटर मैच्योरेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूरोमोटर मैच्योरेशन, परिपक्वता प्राप्त करने से पहले क्या वो पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है। और इसका रीजन क्या है कि सीखना विकास पर निर्भर है। तो देखिए, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक, अब सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। टीचर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट इज द foremost primary agency of socialization that continues to play a role in middle childhood। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड। तो देखिए, शिक्षकों को स्वीकार करना चाहिए कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। यानी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, क्या है कि जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। ठीक है, यहाँ पर डेस है ना, तो क्या हो जाएगा? फैमिली हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा कि नेबरहुड होगा? परिवार होगा कि मिडिल हो गया, ये मीडिया हो गया कि फिर स्कूल हो गया या फिर पड़ोस होगा? कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, एक टीचर को यानी शिक्षक को ये चीज़ स्वीकार करना चाहिए कि उसका जो, देखिए, बच्चे के लिए तो पहले मीडिया नहीं आएंगे, स्कूल भी नहीं आएंगे, पड़ोस भी नहीं आएंगे, लेकिन परिवार जो है ना, बच्चों के लिए फर्स्ट में आते हैं। तो ये शिक्षकों को इस बात का स्वीकार करना चाहिए कि जो परिवार है ना, उसका समाजीकरण की पहला यानी प्राइमरी एजेंसी होता है समाजीकरण के लिए। ठीक है, तो ये परिवार वाला बात शिक्षकों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन वाला, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। ठीक, अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एज पर जीन पियाजेस theory, at which stage do children become more skilled at symbolic play, yet continues to think
इन, देखिए थिंक इन कॉन्क्रीट मैनर बट नॉट इन अब्स्ट्रैक्शन। ये जो सीटेट में क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें जो की पॉइंट होता है, कुछ कुछ जो हेडिंग वाला वर्ड हो जाता है, उन सबको थोड़ा सा आप डैश लगा दीजिए, यानी मार्क कर लीजिए, तो इससे आपका क्वेश्चन पकड़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन में कि सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड में कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और थर्ड में कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ में कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजे कर रहा है, उसके सिद्धांत के अनुसार क्या है, किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी जो सोच है ना, वो मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है, या उसके बजाय अमूर्तता की। तो कौन सी अवस्था में ये सिद्धांत पाया गया है जीन पियाजे के अनुसार? तो फर्स्ट में है कि संवेदी चालक अवस्था, सेकंड में उत्तर पारंपरिक अवस्था, थर्ड में है कि मूर्त पर संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी वाली स्टेज होगा? तो देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए जो जीन पियाजे के सिद्धांत है ना, उसके अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी जो सोच है ना, वो मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। तो ये कौन सी अवस्था, जाहिर सी बात हो जाए कि ये मूर्त अवस्था में है, जिसको मूर्त वाला वस्तु समझ में आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, ना कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त मतलब क्या हो गया, जो चीज़ आपके पास में नहीं है, बल्कि उसको कल्पना से, यानी अपने क्या कहते हैं दिमाग में इमेज के रूप में उसको महसूस करते हैं। जैसे बात करें मैंगो, ठीक है, मैंगो मैंगो अगर मैंगो को हम दिखाए उसके सामने, तो बच्चा पहचान लेगा कि ये मैंगो है। अगर उसको बोले कि ये मैंगो, बच्चा देखा ही नहीं तो कैसे पहचानेगा? ठीक है, तो ये अमूर्त वाली चीज़ है, और ये बच्चे को अमूर्त अवस्था में नहीं समझ में आते, बल्कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसे समझ में आती है। जब चीज़ें उसके पास में होती हैं तो उसको क्या कहेंगे, मूर्त अवस्था। जब चीज़ें उसके पास में नहीं होता है, बल्कि उसको इमेज के रूप थ्रू समझाया जाता है इसको, तो उसको क्या कहेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था, यानी मूर्त वस्तु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, फोर्थ वाला ऑप्शन में, फोर्थ वाला क्वेश्चन में थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, हाउ इज चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स? फर्स्ट में कि इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, सेकंड में कि चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिवली फ्रॉम अडल्ट्स, और थर्ड में कि चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स क्वांटिटिवली फ्रॉम अडल्ट्स, फोर्थ में कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इन इन्फीरियर टू अडल्ट्स। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? तो फर्स्ट में कि वयस्कों से क्या करते, अलग नहीं है। सेकंड में कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, थर्ड में कि बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, और फोर्थ में कि बच्चों की सोच बड़ों से कम होती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उसका थिंकिंग डिफर्स क्वालिटेटिवली फ्रॉम अडल्ट्स, तो यानी सोच वयस्कों से क्या होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है, जो बच्चों की सोच होता है ना, वो वयस्कों से क्या होती है, किस प्रकार भिन्न होती है, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, क्वालिटेटिवली फ्रॉम अडल्ट्स। हम लोग इसका आंसर क्या देखे, सेकंड वाला ना। हाँ, अब 6 नंबर का देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एडेप्टेशन? फर्स्ट में कि एसिमिलेशन, सेकंड में कि अकोमोडेशन, थर्ड में कि स्कैफोल्डिंग, और फोर्थ में कि कंडीशनिंग। फर्स्ट ऑप्शन में कि 1 2, सेकंड में कि 2 3, थर्ड में कि 1 4, और फोर्थ में कि थर्ड 4।
जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से? समायोजन, समावेशन, पार, अनुबंधन। तो 1 2 दूसरा का है, दूसरा तीसरा और तीसरा नंबर में है कि पहला और चौथा, और चौथा नंबर का है कि तीसरा और चौथा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर, तो देखिए जो जीन पियाजे होता है ना, उसका अनुकूलन के भाग क्या है? समावेशन होगा, ठीक। ये समायोजन और समावेशन, यानी अनुकूलन के लिए समायोजन करेगा, फिर उसको समावेश करेगा, ठीक है। जो कुत्ता और बिल्ली के बारे में हम लोग इसका उदाहरण देखे थे ना, कुत्ता और बिल्ली के बारे में हम लोग उदाहरण देखे हैं जीन पियाजे की थ्योरी में। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, इन कोलबर्ग्स डैश मोरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल स्टेप्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स रादर देन फोकस ऑन द कॉन्सेक्शंस। क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑन्स एक्शंस। फर्स्ट में कि प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री ऑपरेशनल लेवल, सेकंड में कि प्री कन्वेंशनल लेवल, थर्ड में कि कन्वेंशनल लेवल, और फोर्थ में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो कोलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या करते हैं? दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो ये कोलबर्ग का किस स्तर होता है? जहाँ पर बच्चे, जहाँ पर व्यक्ति क्या करता है? अपना नैतिक विकास को, जो मॉरलिटी है उसका, जो मॉरल डेवलपमेंट है, उसमें व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर, जो उसका कार्य है उसका परिणाम क्या होगा, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या करता है? दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। यानी दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। तो कौन सी अवस्था में है, किस स्तर में है, कौन सा लेवल में है कोलबर्ग के अनुसार? 7 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये पारंपरिक स्तर में, कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, ओके। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। लेवाइवस्की proposed that learning, फर्स्ट में कि इज ए सोशल एक्टिविटी, सेकंड में कि हैपेंस थ्रू और रिस्पेक्टेड ड्रिल एंड रिकॉल, थर्ड में कि ऑकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, फोर्थ में कि ऑकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो लेवाइवस्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, सेकंड में बार बार अभ्यास और प्रत्यास्मरण से होता है, और थर्ड में कि अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, और फोर्थ में कि विकास में स्वतंत्र होता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? देखिए एक ट्रिक पॉइंट बता दें, जो लेवाइवस्की है ना, जो लेवाइवस्की है, तो ये हमेशा इसका प्राय जो भी थ्योरी रहेगा, इसका क्वेश्चन में ना प्राय क्या होता है, इस सामाजिक, सोशल, एस सी यानी सोशल और कल्चरल, सोशल और कल्चरल, इसको साथ में लेते हुए ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बनता है। इसलिए सोशल और कल्चरल को ध्यान में रखना है, और इसका क्वेश्चन का जवाब इस सोशल और कल्चरल के भीतर में ही आता है अधिकतर, ठीक है। थोड़ा एक दो ठो अंतर होता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसका सोशल और कल्चर से ही बनता है, क्योंकि ये सोशल और कल्चर के बारे में वो ज़्यादा थ्योरी बताएं और उसके बारे में अच्छा से विश्लेषण भी किए हैं, ठीक है, और इसी के आधार पर क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए लेवाइवस्की ने प्रस्तावित किया कि जो है एक सामाजिक गतिविधि है, उसका लेवाइवस्की का, ठीक है, यानी इज ए सोशल एक्टिविटी। 8 नंबर का आंसर हो गया एक सामाजिक गतिविधि। ये बार बार अभ्यास ये वाला तो नहीं है, अनुकूलन की प्रक्रिया की ये वाला भी नहीं है, विकास से स्वतंत्रता ये वाला बात भी नहीं है, लेकिन ये सामाजिक गतिविधि वाला बात है, तो ये लेवाइवस्की का हुआ। 9 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेवाइवस्की how should the experts enable the children to perform at a higher level of zone of proximal development, यानी zone of proximal development।
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में फर्स्ट है क्या, बाय स्ट्रेनिंग कंडीशनिंग, सेकंड में कि बाय गिविंग पनिशमेंट, थर्ड में कि बाय ऑफरिंग रेनफोर्समेंट, और फोर्थ में कि बाय प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। लेवाल्स्की ने यानी लेवाल्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो था ना लेवाल्स्की का क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र है। बच्चे को यहाँ तक पहुँचना है, एक बच्चा है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन इसका विकास का समीपस्थ क्षेत्र इस जगह है, ठीक है, इस जगह है, तो उसको क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जोन ऑफ समीपस्थ विकास क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, इसको पहुंचना है इस जगह पहुंचना है, लेकिन इसका जो समीपस्थ विकास क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ तक वो पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इसका जो समीपस्थ विकास क्षेत्र है वो उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करेगा उसको। ये बच्चा है यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या करेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो एक बच्चा को यहाँ तक पहुंच चुका है, लेकिन इसको पहुंचना है इस जगह, तो ये क्या करेंगे यहाँ से, इसको क्या करेंगे, पाड़ प्रदान करेंगे ना, इसको पाड़ प्रदान करेंगे, तभी तो ये यहाँ तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कर लेते हैं बीएड किए, फिर डीएलएड करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग सीटेट का फॉर्म भरते हैं, फिर इस क्या करते हैं एग्जाम में हम लोग को टीचर की जॉब लगती है। तो हम लोग डीएलएड बीएलएड इसमें तो हम लोग पढ़ चुके होते हैं, लेकिन तब भी क्या करते हैं हम लोग को और अच्छा बनने के लिए यानी और अच्छा अपना मार्क्स बनाने के लिए फिर हम लोग किसी टीचर का सहायता लेते हैं। टीचर क्या करते हैं हम लोग को पहाड़ देते हैं ना, पहाड़ प्रदान करते हैं ना, सहायता करते हैं कि इस तरह से पढ़ना होगा, कंटेंट अच्छा से पढ़ना होगा, फिर पीवाईक्यू पढ़ना होगा, पीवाईक्यू का टेस्ट देना होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, हमारा जो स्तर है और ज़्यादा जो स्तर है और ऊपर उठ जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ओके, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, ठीक, जेडपीडी, पाड़ प्रदान करना यानी बाय प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, ठीक, लेवाल्स्की का सिद्धांत है ना ये। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, फर्स्ट में कि चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड appropriate learning activities and the freedom to enhance their innate capabilities. Second में कि only summative assessment is followed. Third में कि teachers are the only source of knowledge. Fourth में कि teacher centric pedagogy is followed. तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करता है, बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। और सेकंड में कह रहा है कि केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है। थर्ड में कि शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है, और फोर्थ में कि शिक्षिका केंद्रित होती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। तो देखिए एक बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमता को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। देखिए प्रगति वाला है, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ना तो आपका क्वेश्चन में ही आपका जवाब छिपा रहता है। तो जो प्रगतिशील होता है यानी ये प्रगतिशील यानी
क्या होगा, ये प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस कर रहा है, वो गतिशील है, ठीक है। तो ये केवल योगात्मक मूल्यांकन का ये केवल वाला ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा, क्वेश्चन एलिमेंट करना भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो गलत वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा। इसके बाद जो शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, ये वाला बात भी गलत है। एकमात्र स्रोत नहीं हो सकता है, बहुत सारा स्रोत होना चाहिए। शिक्षिका केंद्रित होती है, तो ये वाला बात भी गलत है। लेकिन जो है ना, बच्चों को उपयुक्त अगर शिक्षण क्रियाकलाप देंगे और उसका जो जन्मजात क्षमता है उसको बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाएगी, तो बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगर आप इस तरह से भी करना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे कि देखिए जो केवल योगात्मक मूल्यांकन है, तो इसमें क्या बच्चा का प्रगतिशील दिख रहा है, इसमें बच्चा का एक्टिविटी दिख रहा है ज़्यादा नहीं ना। और थर्ड में क्या है, शिक्षिका ही ज्ञान का एक मंत्र है, इसमें केवल शिक्षक को ही क्या बना दिया, ज्ञान का भंडार। और चौथा में शिक्षक के अंदर यानी केवल टीचर जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा, तो इसमें बच्चा कहाँ इन्वॉल्व है, नहीं है ना ज़्यादा। लेकिन ये जो है इसमें ज़्यादा बच्चे पर फोकस किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, A poet, a writer, and a storyteller are likely to possess high. First option में कि स्पेशल इंटेलिजेंस, सेकंड में कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, थर्ड में कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस और फोर्थ में कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? तो स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब जरा सोचिए, एक पोएट का क्या खासियत होता है, एक राइटर का क्या खासियत होता है, और एक स्टोरी कहने वाला का क्या खासियत हो सकता है? अब जरा सोचिए, ये स्थानिक यानी स्थान के बारे में बता रहा है ना, ये संगीतमय, एक किसी गाना को उसको संगीत दिया, धुन दिया, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। ये अंतरावैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, तो ये किसी व्यक्ति की बुद्धि के बारे में बताया। तो इस समय पता चलता है कि ये कोई कवि कहने वाला होगा, या कोई लेखक होगा, या फिर कोई कहानीकार होगा। हाँ, इसमें पता नहीं चलता है। लेकिन एक कवि और एक लेखक और एक कहानीकार के पास क्या ज़्यादा होती है, उसका वर्ड पावर, ठीक है, शब्द भंडार, शब्द कुछ ज़्यादा होती है, इसीलिए उसके पास क्या होती है, वो भाषाई बुद्धि होते हैं, ठीक। एक कवि पता नहीं कहाँ से कौन सा शब्द लाके एक कवि कविता लिखते हैं, ठीक है, और एक लेखक भी कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ के अच्छा सा कहानी लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसके पास क्या होती है, भाषाई क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी लिंग्विस्टिक होते हैं, ठीक। उसके पास शब्द भंडार ज़्यादा होती है। तो ये क्या चीज़ का बुद्धि हो गया, ये भाषाई बुद्धि हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। लेव वायगॉत्स्की प्रपोज दैट लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, लेव वायगॉत्स्की उन्होंने प्रतिपादित किया था कि फर्स्ट में प्लेस ए सेंट्रल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड में कि हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, थर्ड में कि डज नॉट इम्पैक्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, फोर्थ में कि डजंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो लेवाइजोसी ने प्रतिपादित किया है कि भाषा क्या है, संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, थर्ड में कि सीखने और उस विकास को प्रभावित नहीं करती है, और फोर्थ में सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होती है। तो देखिए हम लोग पहले क्या बात किए थे, इस सामाजिक वाला आएगा तो लेवाइगॉत्स्की से संबंध होगा, लेकिन इसमें क्या है, ये नहीं वाला बात है, नहीं वाला बात है, तो ये संबंध नहीं होगा लेवाइगॉत्स्की से, ठीक है। और क्या होगा इसका तब ऑप्शन, एक तो कट गया। और सीखने एवं विकास को प्रभावित नहीं करती है, तो क्या देखिए, भाषा क्या सीखने और विकास को प्रभावित नहीं करती है, भाषा प्रभावित करती है ना, तो ये वाला बात भी गलत है, ये वाला बात भी गलत है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बाधा वाला बात तो एकदम गलत है। प्लेस ए सेंट्रल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है भाषा, ठीक है।
भाषा सीखेंगे, शब्द सीखेंगे, तभी तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा बच्चे का। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखें। टू कैटर डाइवर्सिटी इन ए क्लासरूम द टीचर शुड फोकस ऑन। फर्स्ट में क्या यूनिफॉर्मिटी, सेकंड में की इक्वलिटी, थर्ड में की इक्विटी और फोर्थ में की स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समरूपता, समानता, समता या मानकीकरण? हाँ, टू कैटर डाइवर्सिटी इन ए क्लासरूम द टीचर शुड फोकस ऑन, तो किस प्रकार से करेंगे? यूनिफॉर्मिटी से करेंगे कि इक्वलिटी से करेंगे कि इक्विटी से, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन कि सभी को इस तरह का भाषा बोलना चाहिए, या कि सबको बराबर यानी समता से सबको बराबर कर देंगे, या फिर इक्वलिटी सभा की समानता से या समरूपता से, किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करेंगे अनुकूल वातावरण बनाने के लिए? तो इसका क्या हो जाएगा? इक्विटी से करेंगे, ठीक है, यानी समता से करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड फोकस ऑन। फर्स्ट में कि लर्निंग फॉर एग्जाम्स, सेकंड में कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड में कि मैकेनिकल प्रैक्टिस, और थर्ड फोर्थ में कि रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन। तो रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन यानी असेसमेंट लर्निंग शुड फोकस ऑन, किस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है? सीखने के लिए आकलन किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ध्यान देना चाहिए? जो सीखने के लिए आकलन है तो किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षा के लिए या वैचारिक समझ के लिए, आंतरिक अभ्यास के लिए, स्मरण और पुनरुत्पादन के लिए? तो देखिए क्वेश्चन में ही कह दिया है कि सीखना है, तो उसके लिए सीखना है तो किस चीज के लिए आकलन करना चाहेंगे? जब सीखने की बात है तो सीखने की बात है तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा ना, समझेंगे तभी तो सीखेंगे, बिना समझ के कैसे सीखेंगे? यानी परीक्षा के लिए ये वाली बात नहीं होगी, ये वाली बात भी नहीं होगी, मैकेनिकल प्रैक्टिस के लिए भी नहीं होगी, स्मरण और पुनरुत्पादन के लिए भी नहीं होगी, ठीक है, ये वैचारिक समझ के लिए होना चाहिए। अब 15 नंबर का क्वेश्चन, use of open-ended question in the class and encouraging children to think of multiple perspectives promotes। फर्स्ट में की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेकंड में की रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, थर्ड में की कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, और फोर्थ में स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है? समस्या समाधान कौशल और अभिसारी सोच, ज्ञान का पुनरुत्पादन और अभिसारी सोच, छात्रों के बीच प्रतियोगिता और छात्रों में तनाव और चिंता। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन में जब हम बच्चे के सामने क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कोई पैसेज दे देते हैं और उस पैसेज के अंदर जो दिया हुआ होता है, फिर सामने में एक क्वेश्चन भी दे दिए होते हैं, उस पैसेज से चुन के लिखना है, उन पैसेज से समझ के लिखना है, अपना क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसमें किस प्रकार का बच्चे पर विकास का प्रोत्साहन होता है, किस प्रकार का ज्ञान बढ़ता है? क्या वो समस्या समाधान के लिए होता है, या क्या फिर ज्ञान का पुनरुत्पादन होता है, या फिर छात्रों के बीच क्या होता है, प्रतियोगिता होता है, या फिर छात्रों में तनाव उत्पन्न करता है, क्या करता है? तो जाहिर सी बात है इसमें समस्या समाधान होता है, और उसका जो समस्या समाधान कौशल है, फिर जो उसका अवसारी सोच, एक से नहीं, एक सोच नहीं, बहुत सारा सोच उसका आता है, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब इससे क्या होता है, बच्चों का उसके सोचने के बारे में, उसका समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है और अवसारी सोच के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक। इस प्रकार से 15 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और सारे हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे और वीडियो में देखेंगे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।